नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। स्वागत है आपका एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। ये है 12th के फिजिक्स के अगस्त में होने वाले टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग टेस्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझने में हेल्प मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो सिंगल करेक्ट टाइप का है, ये है a current I is flowing through a wire of diameter d having drift velocity of electron vt in 8. What will be new drift velocity when diameter of wire is made d by 4? अगर d by 4 करते हैं, d व्यास वाले एक तार में I धारा प्रभावित हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग vd है। तार का व्यास d by 4 पर नया अपवाह वेग होगा। नया अपवाह वेग क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। अगर मान लो लिखते हैं हम लोग करंट के लिए फॉर्मूला, तो ये सीखा हुआ है एन ई ए वी डी। अगर यहाँ से हम वी डी के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा आई और डिवाइडेड बाई आई और डिवाइडेड बाई एन ई ए। अगर इसको हम आई और डिवाइडेड बाई एन ई ए को आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। आर के बदले अगर हम लिख देते हैं यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर होता है, या आई और डिवाइडेड बाई एन ई ए और आर आर एन ई और ए एन ई पाई और आर के बदले अगर हम कर देते हैं डी बाई टू तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कर लेंगे तो आई और डिवाइडेड बाई एन ई पाई और डी स्क्वायर बाई फोर। फोर को लाके ऊपर गुना कर देते हैं। अब अगर हम डी के वैल्यू को चेंज करके और कर देते हैं डी बाई फोर तो यहाँ कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा वी डी के लिए। अब मान लो कि हम चेंज कर देते हैं तो लिखते हैं वी डी डैश, तो इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4i और डिवाइडेड बाई एन ई पाई और d के बदले हम d बाई 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो d हो जाएगा 4 का स्क्वायर होकर के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और इंटू 4i और डिवाइडेड बाई एन ई पाई और डी स्क्वायर। तो हमको कितना टाइम्स मिल रहा है, ये तो vd हो गया आपका कितना टाइम 16 टाइम्स। तो 16 टाइम्स vd ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आई वी ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर। निम्न में से कौन सा आई वी ग्राफ जो है ओमिक कंडक्टर को ओमीय चालकों को का प्रतिनिधित्व करता है। तो ओमीय चालक जो ओम के नियम को फॉलो करता है, सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज गिवन in the increasing order of their resistivity which of the following is correct। निम्नलिखित पदार्थों को उसकी प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही होगा, तो कॉपर जर्मेनियम सबसे ज्यादा इसमें प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में। तो प्रतिरोधकता सबसे प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम पहले चाहिए तो तांबा हो जाएगा कॉपर। उसके बाद कौन सा, जर्मेनियम। सबसे ज्यादा किसका सिरेमिक नॉन कंडक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है A uniform metallic wire has a resistance of 18 ohm and is bent into an equilateral triangle. Then the resistance between any two vertices of the triangle is। धातु के एक समान तार का प्रतिरोध 18 ओम है। इसे मुड़कर समबाहु त्रिभुज के आकार में परिवर्तित किया गया है। तब इस त्रिभुज के किसी भी दो शीर्षों के बीच का प्रतिरोध, तो देखना अगर 18 ओम का ये है, 3 बराबर भाग में हम मोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 ओम का 1 हो जाएगा। और ये देखो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, यहाँ 6 यहाँ 6 और यहाँ 6। तो किसी भी दो वर्टेक्स मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का निकाला 6 6 कितना हो जाएगा 12। 12 और 6 पैरेलल टाइप में हो जाएगा, तो 12 गुने 6 बटा 12 प्लस 6 कर दीजिएगा तो 12 गुने 6 और नीचे हो जाएगा 18, काट दीजिएगा तो 3, यहाँ काट दीजिएगा 4, यानी कितना 4 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये है the equivalent resistance of a resistor each of same resistance when connected in series is R। if the same resistance are connected in parallel the equivalent resistance will be। कह रहा है कि n रेसिस्टर समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध R होता है। यदि समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखो आर एस बाई आर पी
और इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं एन स्क्वायर। अब कह रहा है कि जब हम इसको जोड़ रहे थे कैसे, श्रेणी क्रम में, तो आर एस का दिया हुआ पैरेलल टाइप का पूछ रहा है, तो यानी आर पी इज इक्वल टू निकालेंगे, आर पी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आर एस और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, आर एस डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर में आपको आर एस का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है आर, और जब आर दिया हुआ है तो आर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 resistors are connected is shown in the figure. Find the equivalent resistance between the point B and C. B और C पॉइंट के बीच में, मतलब 5 प्रतिरोधक चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं, B और C के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। यहाँ B है, यहाँ C है, इन दोनों के बीच देखना 7 3 दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 और 10 इन दोनों को अगर कर लेंगे चारों का, कितना हो जाएगा 5, ये 5 हो गया। और इसके साथ देखो ये 9 5 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 9 5 जोड़ देंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 14। अब 14 के साथ ये ऐसे बन जाएगा यानी समांतर क्रम, और यहाँ इन सब के बदले हमको मिल गया 14, 14 और 5 समांतर क्रम में है, तो 14 गुने 5 बटा 14 और प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 14 × 70 भागा 19, कौन से ऑप्शन में मिल रहा, ऑप्शन नंबर 70 बटा 19 ए में। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ohm through a resistor of 10 ohm is, कह रहा है कि 2.1 वोल्ट वाली सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा जो 10 ओम के प्रतिरोधक से गुजरकर 0.2 एम्पियर धारा देती है। देखो अगर धारा के लिए हम लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है सर, आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको कर लेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू आई और बाई आई, या स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई आई प्लस माइनस कैपिटल R। रखिए E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.1 बाई आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 और माइनस R का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10। ये कर लेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 21 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 0.5। 0.5 कौन से ऑप्शन में, यहाँ बी नंबर में है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The cell has an EMF of 2 volt and the internal resistance of this is 0.1 ohm. It is connected to a resistance 3.9 the ohm. The voltage across the cell will be, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, 3.9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है, तो सेल में प्रवाहित वोल्टेज होगा। तो देखो हम लोग अगर इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और वोल्टेज के लिए अगर रिलेशन लिखते हैं तो स्मॉल r का फॉर्मूला से कहते हैं E बाई भी माइनस 1 और इंटू कैपिटल R। आपको इसमें से चाहिए भी का वैल्यू, तो देखो क्या कर लेंगे कैपिटल बाई और स्मॉल r कैपिटल, इसको लगे भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा E बाई भी माइनस 1। इसको उठा के इधर कर लेते थे E बाई भी इज इक्वल टू, या ऐसे लगते हैं इसको लाके प्लस 1 कर देता है R प्लस कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल टू E और बाई भी, या इसको भी के लिए निकाल लेते हैं तो ऊपर E डिवाइडेड बाई नीचे स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस 1 रखो सबको। तो E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई नीचे स्मॉल r कितना है, तो 0.1 भागा कैपिटल R कितना है, तो ये है 3.9 और प्लस 1। सॉल्व करिएगा तो ऊपर तो 2 रह जाएगा और नीचे करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कितना, तो दोनों का पॉइंट पर हटा देते हैं तो ऊपर 1 और 3.9 हो जाएगा 39, और 39 को यहाँ से जोड़ देंगे 1 से गुना कर लेंगे 39 और प्लस 1 40, ये हो जाएगा 40 बाई 39। उठा करके ऊपर कर लीजिए तो 2 गुने 39 बाई 40, कैंसिल कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 20, इसको काट दीजिए तो 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, तो 19.5 और बाई 10 से और भाग कर दीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा 1.95। 1.95 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैच करवाने वाला है ये कि कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है, दोनों को मैच करवाना है। तो अब ढूंढना है इसमें सबसे पहले तो जरूरी चीज क्या है इसमें, तो आपको चुनना है इसमें किसका किससे जाके मैच करेगा। तो मैच करवाने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा है, अनुगमन वेग, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम लिखेंगे तो आप पढ़े हुए किसका होता है क्या, स्मॉल ई कैपिटल टाउ डिवाइडेड बाई एम। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई डिवाइडेड बाई जे। उसके बाद है विश्रांति काल और या करंट डेंसिटी देख लो, तो करंट डेंसिटी का ये हो जाएगा, मतलब 3 को मिला लिए तो आपका काम चल जाएगा। अब ढूंढना है इसमें से आपको सही ऑप्शन, तो ऑप्शन अगर आपको ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए नंबर के लिए आपको ढूंढना है कौन सा 3, और बी नंबर के लिए 4 और डी नंबर के लिए 2। देखना है इसमें से कि ए नंबर के लिए 3 ऑप्शन सब में दिख रहा है, बी नंबर के लिए 2 ऑप्शन जो है बी नंबर के किससे मिलाए थे सर 4 से, तो बी नंबर के लिए 4 ऑप्शन 2 में दिख रहा है बी और डी में।
उसके बाद फिर हम मिलाए थे डी नंबर को 2 से, तो डी नंबर के लिए टू ऑप्शन दिख रहा है डी में, तो राइट आंसर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 4 और यहाँ 1, बाकी तो जिसे मिलाइए देसी को 1 से मिला दिया, बाकी 2 से मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी। 3 भी अगर आपने मिला दिया ये जहां पे से आंसर मिल गया वहीं पर से आप आगे बढ़ सकते हो, इसमें आपको ये एडवांटेज होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम द ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेसिस्टेंस विल बी। करेक्ट, तार का प्रतिरोध आर ओम है, यदि इसे पिघलाकर इसकी मूल लंबाई से n गुना तक खिंचाया जाए तो इसका नया प्रतिरोध होगा। देखना आर एस, और मतलब मान लो कि हम लोग लिख रहे हैं पहले आर को, तो आर इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब मान लेते हैं आर डैश है तो रो तो सेम ही रहेगा इसका, क्योंकि पदार्थ चेंज होना नहीं। अगर लंबाई को n गुना कर देते हैं तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया तो 1/n गुना हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो कम होगा, लंबाई बढ़ेगी तो वॉल्यूम तो इसका सेम रहना है, तो वॉल्यूम भी जो होता है वो एल सेम रहना है। अगर एल बढ़ाइएगा तो n घटेगा, ए घटेगा, ये कितना ऊपर हो जाएगा, तो n को n से गुना कर देते n स्क्वायर और इंटू रो एल बाई ए, यानी कि n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, ये हो जाएगा आर डैश के लिए। अगर लेंथ को n टाइम्स करते हैं तो रेसिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स होता है पुराने वाले रेसिस्टेंस से, तो n स्क्वायर इंटू आर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखना, आगे भी जरूरत पड़ते रहेगा एल टाइम्स लेंथ करने पर। नेक्स्ट है वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर एंड लेंथ एल इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक आर था और इसको हमने काट दिया 5 इक्वल पार्ट में, तो एक हो गया r/5। इफ दिस पार्ट्स आर ज्वाइंट पैरेलली देन रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो देखो पैरेलल जब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता था, r डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ 5 है तो r का वैल्यू हो जाएगा हमारा r/5 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ कर देंगे 1 करके ऊपर, तो ये हो जाएगा r/5, 5 25, r25 कौन से ऑप्शन में, तो 1/25 इंटू r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। When current flows through a conductor, then the order of drift velocity of electrons will be। कह रहा है जब किसी चालक में धारा बहती है तो इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के परिमाण की कोटि होती है। अनुगमन वेग आपको पढ़ाए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यहाँ सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये, तो सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर सेंटीमीटर कितना 100 से गुना 10⁻², और ये सेंटीमीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा ये -4। यहाँ 4 देख के मार मत देना, ये -4 है, -2 सेंटीमीटर में है तो -2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया हुआ द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल के साथ वो आप देखना, तो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं भाई इंक्रीज नहीं करता है वो, और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर के बढ़ने पर वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, जल्दी जल्दी मारना शुरू करता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप के बढ़ने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, its length is increased by 10% by stretching, the new resistance will now be। देखना अभी हम बताए थे आपको कि n स्क्वायर हो जाता है, मतलब मान लो कि हम मान लेते हैं इसके लिए n स्क्वायर अगर वो हो जाता है तो हम क्या कर लेंगे, जैसे अगर मान लीजिए r के लिए लेते हैं तो रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, अगर हम यहाँ कर रहे हैं r डैश के लिए तो ध्यान देना ये कितना हो जाएगा, रो इंटू 10% बढ़ता है, तो पहले अगर 1 था तो अब हो जाएगा 1.1, 10% बढ़ेगा तो 1.1, और इंटू एल डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू जो है वो 1.1 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, इसको लाके यहाँ के लिए तो 1.1 गुने 1.1, और बाकी हो जाएगा आपका रो इंटू एल बाई ए, करिएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.21, 121 होता है, और थोड़ी इसके बाद 1.21 और इंटू ये हो जाएगा आर या 1.21, और इंटू आर का वैल्यू आपको कह रहा था कितना ओम, 10 ओम, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 12.1 ओम। 12.1 ओम कौन सा ऑप्शन में मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए में है 12 ओम के आसपास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ओम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें से निम्न में कौन सा कथन असत्य है। इंग्लिश में देखो एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के सत्य है सभी, तो हम देखते हैं क्या इसमें, तो सबसे पहले चीज ये कि कंडक्टर्स is the reciprocal of resistance and is measured in Simon, ये बात तो बिल्कुल सही है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ऐसा साइमन में मापा जाता है, बात सही है ये। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स, ये वेरी लो और वेरी हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, ओम का नियम बहुत कम और बहुत अधिक तापमान पर काम उपयोगी नहीं है, काम नहीं करता है, ये बात सही है। उसका ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स, ओम का नियम अर्धचालक के लिए उपयोगी है, भाई अर्धचालक नहीं फॉलो करता है ओम्स लॉ को,
वो तो नॉन ओमिक होता है ना। तो ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछ रहा है असत्य, यानी स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो खाली इसको छोड़ करके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को भी आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओम का नियम इलेक्ट्रॉन ट्यूब, विसर्जन नलिका और विद्युत अपघट के लिए उपयोगी नहीं है। ये वाला बात भी बिल्कुल सही है सर। तो अगर ये भी सही है तो आपको गलत इसमें से चुनना है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धचालकों के लिए उपयोगी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन अनुगमन वेग का मान निर्भर नहीं करता। देखो अनुगमन वेग vd के लिए लिखेंगे क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। तो किस पर निर्भर है, क्रॉस सेक्शन पर तो निर्भर करता है सर, लेंथ ऑफ वायर पर नहीं, कहीं लेंथ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर तो निर्भर करता ही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर निर्भर करता है। मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो लेंथ पर। लेंथ देखो फॉर्मूला में एल कहीं नहीं आया, तो एल पर निर्भर नहीं करता है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17। कह रहा है इसमें से कि इन द फिगर of carbon resistor has band of different colors on its body as mentioned in the figure, the value of resistance is। कह रहा है चित्र में एक कार्बन प्रतिरोधक के वो विभिन्न रंगों की पट्टियों के साथ दिखाया गया है, इसके प्रतिरोधक का मान होगा। देखना व्हाइट है तो व्हाइट के लिए आप कोड याद किए हुए डब्ल्यू बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो उसमें से देखो परसेंटेज वाला कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब सिल्वर कलर के लिए आपको कोडिंग का जरूरत नहीं है। जब परसेंटेज देता तभी ना, वो प्लस माइनस करता तभी ना, तो हमको टॉलरेंस नहीं चाहिए, बस खाली कोडिंग चाहिए। तो ना व्हाइट के लिए क्या होगा 9, अब ब्राउन के लिए पढ़े हो बी बी, सेकंड वाला बी होता है 1 यानी कि 1, और रेड के लिए कितना होता है 10 टू द पावर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना -2 हो जाएगा 10 टू द पावर रेड। रेड कहने का मतलब 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये इसको लिखेंगे कैसे, और सिल्वर प्लस 10% हो जाएगा कितना 91 इंटू 10 टू द पावर 2, और प्लस माइनस हमारा हो जाएगा 10% ऐसा। तो 10% का जरूरत है नहीं, यहाँ देखो इसको 91 क्योंकि सब पॉइंट में दिया हुआ है तो इंटू 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं। आइए देखो तो 91 इंटू पावर 3 करने का मतलब 9.1, आइए किलो ओम हो जाएगा। किलो ओम किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़िया से समझ के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है देयर आर n सिमिलर कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम्स टू बी x व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर r है और उसको पैरेलल में कनेक्ट करने पर हमारा x होता है। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस कम्स आउट। देखो ना सिंपल सा है कि rs डिवाइडेड बाय rp के लिए हम पढ़े हुए हैं n स्क्वायर, हमको सीरीज का दिया हुआ है x और ये rp का हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो rp नहीं उल्टा कर दी क्या, पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज उल्टा है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये है हमारा आर एस डिवाइडेड बाई हमको जो दिया हुआ है आर द रिजल्टेंट कम टू कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला का एक्स दिया हुआ है और इक्वल टू एन स्क्वायर। तो सीरीज का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एन, नहीं एन स्क्वायर इंटू एक्स, एन स्क्वायर इंटू एक्स या एन स्क्वायर इंटू एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर एस के लिए एक्स स्क्वायर इंटू एन क्या कर दिया यार, एन स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एक्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 90 नंबर कह रहा है कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इक्वल लेंथ। तो अगर हम इसको करेंगे तो r बाई 10 हो जाएगा, r है 10 इक्वल पार्ट में, 2 pieces each of joint in series and then 5 such combination are joined in parallel। दो को हमने सीरीज में कर दिया, सीरीज में कर देंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा एक का मिल गया आपको r बाई 5, और इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है r बाई एन। तो देखो यहाँ ये जो हो गया वो 5 को ऐसे को, तो ये हो जाएगा आपका r डिवाइडेड बाई 5, और नीचे में पहले इसको करते हैं r के बदले r डिवाइडेड बाई 5 और भागा, ऐसा ऐसा 5 को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, बाई 1 करके यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो r बाई 5 5 25, r बाई 25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और खतरनाक लेवल का आपको बुद्धि लगाना होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि if each of the resistance of the network shown in the figure is R, the equivalent resistance A and B। कह रहा है यदि परिपथ में दिखाया गया प्रत्येक प्रतिरोध का R हो तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये आपका नेटवर्क है। इसको देखो आप ऐसे कर दो, इसको उठा करके इन पट्टी कर दो, ई पट्टी उठा के ऐसे, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा ये, और यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, ये दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के सेम है, तो ये वाला हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो आर आर कितना 2r, आर आर कितना 2r, और 2r का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नेटवर्क है
और आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है, तभी कि बीच वाला काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों संतुलन की अवस्था में है। तो आर आर श्रेणी क्रम में 2r, आर आर श्रेणी क्रम में 2r और 2r पैरेलल टाइप में है 1/2r 1/2r 2/2r, 2 से 2 कैंसिल, तो आर हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये, बाकी ऑप्शन को आपने याद करके रखा हुआ ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन नंबर 21 में कि चार्ज कैरीज डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन बट विद अ स्टडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात सही है कि आवेश वाहक जो है त्वरण के साथ नहीं बल्कि नियत अनुगमन वेग के साथ चलता है। अगला है चार्ज कैरियर्स अंडरगोज कोलिजन विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। सही बात है ये कि गति के दौरान आवेश वाहक आयनों और परमाणुओं के साथ टकराते हुए चलते, चलता नहीं। तो सही तो दोनों है, और यही टकराते हुए चलते इसलिए इसका अनुगमन वेग के साथ चलता है। इसलिए इसमें कारण जो है कथन अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िया खाली समझना है आपको ध्यान दे करके, और थोड़ा फास्ट भी चलना है क्योंकि टाइम आपको टेस्ट में कम मिलता है, तो हम भी उसी अनुसार चल रहे हैं। एसर्शन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर लीड्स टू एंड डिक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब किसी धातु के चालक का तापमान बढ़ाने से उसकी चालकता कम होती है, कमी होती है, बात सही है ये। राइजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन द कंडक्टर, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ताप के बढ़ने से चालक के भीतर का आवेश वाहकों का जो गतिशीलता है वो कम हो जाता है, इसीलिए कनेक्टिविटी कम हो जाता है। तो मोबिलिटी कम होता है इसीलिए कनेक्टिविटी कम होता है, यानी गतिशीलता कम होती है इसलिए चालकता कम होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोनों। और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसके कारण से हो रहा है वही तो आपको समझना है इसमें, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज इमीडिएटली व्हेन स्विच इज ऑन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुरंत जल जाता है ये। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक वायर इज वेरी हाई, थोड़ी होता है सर। अच्छा, विद्युत स्विच को चालू किया जाता है तो तुरंत प्रकाश देने लगता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत कम होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ये बात गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि असर्शन में बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बात बिल्कुल ठीक है कि तार को मोड़ने पर उसका प्रतिरोध अप्रभावित रहता है, तो कितना मोड़ दो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, अप्रभावित रहेगा ये। अगला रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बात बिल्कुल सही है, प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई और इसके शेप से कोई मतलब नहीं है। तो कारण जो है कथन के सही व्याख्या करता है कि मोड़ने से इसका प्रतिरोध अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता जो है, ये प्रतिरोध जो है वो केवल प्रतिरोधक के अनुक्रमानुपाती होता है, उसी पर निर्भर करता है। सो जब व्याख्या भी कर रहा है तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन है कि द कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर, बात बिल्कुल सही है कि संयोजक तार को हम जनरली कॉपर से बनाते हैं। चांदी बहुत बढ़िया चालक है लेकिन बहुत महंगा है तो तार लगा नहीं सकते उसका, तो कॉपर से काम चलाते हैं। अगला है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई, मतलब तांबे की विद्युत चालकता बहुत उच्च होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है और उच्च होती है इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं कनेक्टिंग वायर, चालकता उच्च होती है इसलिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसमें भी राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस एक कथन कारण में दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके ये समझना है कि दोनों सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो व्याख्या कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है तो भी, अगर कथन सही है कारण गलत है तो ऑप्शन नंबर सी, और कथन सही है कथन गलत है कारण सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इतना ही है। तो ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारे 25 क्वेश्चन का। आप कम टाइम में जो है अगर सॉल्व करना, देखो सारे क्वेश्चन को हमने करते हुए यहाँ आपको करवा दिया है, तो इसलिए अगर आपको कम टाइम में सॉल्यूशन करना है तो अपने आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।